हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है वापस से मेरे ऑनलाइन चैनल प्लेटफॉर्म पीडिया वाले। आज की हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, आज का टॉपिक इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी होंगी, पहले से आप जानते हो। ऐसा तो है नहीं कि इस टॉपिक आपने पहली बार सुना हो या पहली बार देखा हो। टॉपिक के बारे में आप अच्छे से वाकिफ हो। मेरा काम क्या है, वो पॉइंट बताना इंसुलिन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये अच्छे से पता है आपको, चाहे नॉरसेट हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे आरआरबी या कोई भी हो। उन सब की तैयारी करने के लिए आज का टॉपिक याद रखना। इंसुलिन से आज की क्लास देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मेरे हिसाब से वो आपके गलत नहीं हो। ये मैं दावा कर सकता हूँ 100%। कोई सा भी क्वेश्चन घुमा ले, आपका सही हो जाएगा। क्लास को थोड़ा ध्यान सुनेंगे और समय न खराब करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक बेटा क्या है? इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन में सबसे पहले बात करते हैं कि इंसुलिन के टाइप्स। पहले हम इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका पीक पॉइंट कब आता है, इसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम याद रखिएगा। टॉपिक का नाम बेटा क्या बताया? टॉपिक का नाम है इंसुलिन। ठीक है। अब ये जो इंसुलिन है, ये कौन कौन से टाइप के होते हैं? इंसुलिन में जो पहला टाइप मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। क्या कहते हैं बेटा इसको? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब ये जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, एक्चुअल में इसे और क्या क्या नाम से बोलते हैं? इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रेगुलर इंसुलिन। क्या कहते हैं? रेगुलर इंसुलिन। कौन सी कैटेगरी का इंसुलिन होता है? तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो इसे रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसी को सॉल्यूबल इंसुलिन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूबल इंसुलिन कहते हैं। सारे इसी के, ठीक है। और इसी को हम न्यूट्रल इंसुलिन भी कहते हैं। तो जितने भी नाम हैं सब इसी के। क्या बच्चे? चाहे इसे रेगुलर इंसुलिन बोल लीजिए, चाहे इसको सॉल्यूबल इंसुलिन बोल लीजिए, चाहे आप इसे न्यूट्रल इंसुलिन बोल लीजिए, सारे एक ही टाइप है, एक ही नाम है। ठीक है बच्चे। क्योंकि इसका शॉर्ट एक्टिंग है, तो वो ये पूछेगा इसकी खास बात क्या है, जो इसके खास बात के बताओ। स्टार्ट वर्क क्विकली। इसका जो एक्शन है बहुत तेजी से स्टार्ट होता है। स्टार्ट एक्शन क्विकली मतलब बहुत जल्दी से ये काम करना शुरू कर देती है बॉडी में जाने के बाद। आपने कहा ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि सर आप इसे लेते कब हो? क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एस्पेक्ट में यही है, इसे कब दिया जाना चाहिए, कब पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए लेने के लिए। इट शुड बी टेक बिफोर द मील। इट शुड बी टेक बिफोर द मील टू स्टॉप योर ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम गोइंग टू हाई व्हेन ईट कार्बोहाइड्रेट। हम जो खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ऑब्वियसली उसके बाद मेरी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ना चाहिए। अगर मैं पहले इंसुलिन लगा दूंगा तो वो बैलेंस रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा इसे कब देना चाहिए, तो याद रखना बिफोर मील। बिफोर मील ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी, याद रखना कि रेगुलर इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मोस्टली बिफोर मील दी जाती है। जिससे क्या होता है कि खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा हाइक नहीं करता, ज्यादा हाई नहीं जाता। समझ आ रहा है? टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट राइज इन कार्बोहाइड्रेट लेवल। सीएचओ मतलब कार्बोहाइड्रेट लेवल आफ्टर डाइट। डाइट के बाद जो सीएचओ लेवल है वो ज़्यादा हाइक ना हो जाए, इसलिए हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को, रेगुलर इंसुलिन को खाने से पहले देते। एग्जाम्पल याद रहेगा, एग्जाम्पल इसका रेगुलर इंसुलिन। क्लियर? आफ्टर रेगुलर इंसुलिन द नेक्स्ट वन कौन सा है बच्चे? शॉर्ट एक्टिंग के बाद लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसे कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और ये जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, एक्चुअल में आप इसे बेसल इंसुलिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेसल इंसुलिन। क्लियर बच्चे? बेसल इंसुलिन कह सकते हैं। और आप इसे कब लोगे, वही वापस से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसे कब लिया जाता है? इसे टेकन बिटवीन मील। इसे मील एंड बेड टाइम के बीच में लिया जाता है, खाने के बाद और सोने से पहले। समझ में आ रहा है? तो it is taken between meal, it is taken between meals and कौन सा? at bed time, at bed time।
याद रहेगा बच्चे? सो दैट इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये सारी चीजें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ इंसुलिन के बारे में, आगे डिटेल में और इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। नाउ नंबर थर्ड कौन सा है बच्चे? नंबर थर्ड पे आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। कौन सा है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को हम बोलस इंसुलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस इंसुलिन। इसको रैपिड एक्टिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज फॉर बोलस इंसुलिन, हाँ या ना? और इसे कब लिया जाता है? टेकन एट स्टार्ट ऑफ द मील। जब हम खाना शुरू करते हैं तब लेते हैं। एक बिफोर मील थी, एक खाने और सोने के बीच में थी। इसे कब लिया जाएगा? टेकन एट। इसे कब स्टार्ट करते हैं हम लेना? एट स्टार्ट ऑफ मील। जब आपका खाना शुरू हुआ है तब दिया जाएगा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। क्लियर है? पक्का? इतना समझ में आ गया? ठीक है। आफ्टर द रैपिड एक्टिंग द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। कौन सा है? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, आपने कहा इसे क्या कहते हैं? इसको भी हम बेसल इंसुलिन भी कह सकते हैं। इसको भी क्या कह सकते हैं? बेसल इंसुलिन कह सकते हैं इसको भी, हाँ या ना? और इसे कब लिया दिया जाएगा? वही बस से वही के इज टेकन बिटवीन मील्स एंड एट बेड टाइम। तो टेकन एट बिटवीन मील एंड एट बेड टाइम। इसे भी बीच में लिया जाएगा। किसको? इंटरमीडिएट इंसुलिन को। इंटरमीडिएट इंसुलिन का जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है एनपीएच। एनपीएच इंसुलिन काफ़ी फेमस है। आपको मैं बताऊंगा कैसे मिक्सिंग की जाती है इन सब के बारे में। इसे कहते हैं न्यूट्रल प्रोटामिन हेड्रॉन इंसुलिन। न्यूट्रल प्रोटामिन प्रोटामाइन हेगडॉन, ये नाम है इसका पूरा। ये कौन से टाइप का इंसुलिन है? एनपीएच कौन सी कैटेगरी का इंसुलिन होता है? दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। कौन सा होता है? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। चलिए बच्चे, एक और टाइप है उसके बारे में भी जान लीजिए। अब वैसे किताबों में कम लिखा रहता है पर फिर भी प्री मिक्स्ड इंसुलिन भी आती है। पहले से ऑलरेडी मिक्स्ड आती है, प्री मिक्स्ड इंसुलिन। और ये जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन है इसमें क्या होता है कि फिक्स कंपोनेंट फॉर्मुलेशन ऑफ रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के इनके क्या होते हैं? इनके कॉम्बिनेशन आते हैं। मिक्स पहले से ही आता है तो इसके फिक्स कंपोनेंट आते हैं। फिक्स्ड कंपोनेंट आते हैं ऑफ इंसुलिन जो पहले से क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। अब ये फॉर्मूल कंपोनेंट किस किस के होते हैं? इनके मिक्सर में क्या क्या हो सकते हैं? मिक्सिंग में हो सकते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हो सकता है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हो सकता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन हो सकता है। ये सारे जो नाम मैंने बताए हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट, ये सबके मिक्सर हो सकते हैं अलग अलग। और इसे दोनों में काम ले सकते हैं। इसे फास्टिंग में भी काम में लिया जा सकता है और पोस्ट प्रांडियल यानी खाने के बाद भी कंट्रोल करने के लिए, इसे कहते हैं पोस्ट प्रांडियल ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो इसे दोनों टाइम पे यूज किया जा सकता है। दोनों टाइम पे यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक तो फास्टिंग के टाइम पर भी यूज किया जा सकता है इसको, और एक को पोस्ट प्रांडियल ग्लाइसेमिक कंट्रोल, इसमें भी काम आता है। ठीक है बच्चे, तो इसे अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। इसे कहते हैं मिक्स्ड। क्वेश्चन ये बनता है सर कोई फिक्स फॉर्मूलेशन है? नहीं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं मिक्सिंग के। आप बता दीजिए कौन कौन सा है। प्री मिक्स इंसुलिन में ऐसा भी होता है कि 70% एनपीएच आए जो कि इंटरमीडिएट होती है और 30% रेगुलर आए।
तो ये कॉम्बिनेशन पहले से अवेलेबल हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, ये किस किस का, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा और भी कोई एग्जांपल है इसका? हाँ, और भी एग्जांपल है कि 75% क्या आ जाए, लिस्प्रो। समझ में आ रहा है बच्चे? 75% क्या आ जाए, लिस्प्रो। और 25% समझ में आ रहा है, लिस्प्रो प्रोटामिन। और या फिर 25% में क्या आ जाए, 25% इंसुलिन इज लिस्प्रो। तो इनमें ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो ये किस किस का है, ये इंटरमीडिएट और किसका है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच वन, इंटरमीडिएट और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है वन बाई वन करके, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। क्लियर बच्चे? तो बिल्कुल, तो ये अलग पहले से मिक्स आती है, इन्हें कहते हैं प्री मिक्स। तो टोटल 5 टाइप के पढ़ा चुका हूं मैं, नाम बता चुका हूं। शॉर्ट एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, रैपिड एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट होता है और प्रीफिक्स्ड। क्लियर है? आई होप आपको टाइप ऑफ वैक्सीन समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे ये जो वैक्सीन्स हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इनकी ऑनसेट कब होते हैं, पीक कंसंट्रेशन कब होती है, पीक ऑफ एक्शन कब होता है, और ड्यूरेशन कितना टाइम तक चलता है। तो अब हम हेडिंग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंसुलिन। टाइप्स ऑफ इंसुलिन में बच्चे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे याद रखनी है। मैं वन बाई वन करके बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा बेटा, आंसर है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के दो एग्जाम्पल हैं जो आपको दोनों याद रखने हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी स्लो बोलूंगा इन चीज़ों को जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तो है इंसुलिन लिस्प्रो। कौन सा है, लिस्प्रो। और एक होता है एस्पार्ट। कौन सा होता है, एस्पार्ट। समझ में आ रहा है? ह्यूमालोग कहते हैं लिस्प्रो को, और इसे कहते हैं नोवालोग। चाहो तो आप पूरा लिख लो, नोवोलोग कहते हैं इसको, नोवोलोग। और इसे कहते हैं ह्यूमालोग, ह्यूमालोग। चलिए बच्चे, तो एक लिस्प्रो है और एक एस्पार्ट है। अब बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं। इसका ऑनसेट कब होगा, पीक ऑफ एक्शन कब होगा, और ड्यूरेशन क्या होगा। आपने कहा दोबारा बोलो, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर बोल पूरा रहा हूं। ओ फॉर ऑनसेट है, पी फॉर पीक है, चाहो तो मैं लिख देता हूं पीक, दिक्कत नहीं है। डी फॉर ड्यूरेशन है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और ओ फॉर होता है ऑनसेट। अब ध्यान सुनिएगा वन बाई वन करके। ये पूछ रहा है लिस्प्रो का ऑनसेट कब होता है। तो लिस्प्रो का ऑनसेट होने में 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि रैपिड एक्टिंग के अंदर आता है। इसका जो पीक है वो 60 से 90 मिनट में आता है। ये 5 मिनट में ऑनसेट होता है और 60 से 90 में पीक पे आता है, और इसका टोटल ड्यूरेशन 4 से 6 घंटे होता है। यह है लिस्प्रो के बारे में। एस्पार्ट के बारे में बात करूं तो इसका ऑनसेट 10 से लेके 20 मिनट के अंदर होता है। इसलिए इसका जो पीक पॉइंट है थोड़ा और लेट आता है, 1 to 3 आवर्स आता है, हाँ या ना। इसलिए ये रहता है 3 से लेके 5 आवर्स तक। कब रहता है, 3 से लेके 5 आवर्स। अब तो दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के हैं, लिस्प्रो और एस्पार्ट। इनके ऑनसेट कब होते हैं एक्शन के, पीक ऑफ एक्शन कब होगा, और ड्यूरेशन टोटल कितने समय तक कंट्रोल कर पाता है ग्लूकोज को, दैट इज द रीजन फॉर द ड्यूरेशन। आई होप आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी। ये है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के बाद हम, सॉरी, रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग के बाद हम सेकंड पढ़ रहे हैं शॉर्ट एक्टिंग। कौन सा बच्चे, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में कौन कौन से हैं, इसके अंदर भी आप दो हैं, दोनों को बना लीजिए, याद रहेगा बहुत अच्छे से। एक है कंसंट्रेट, कौन सा, कंसंट्रेटेड इंसुलिन। एक का नाम है कंसंट्रेटेड इंसुलिन, और एक का नाम है रेगुलर इंसुलिन। कौन सा है, रेगुलर इंसुलिन। ये दो कैटेगरी आती हैं शॉर्ट एक्टिंग में। अब शॉर्ट एक्टिंग में दो ड्यूरेशन आ गए। अब वापस वही, ऑनसेट कितना, पीक ऑफ एक्शन कितना, और ड्यूरेशन कितना। समझ में आ रहा है ना बच्चे? क्लियर है? हाँ। अब आपने कहा सर आप रूट तो लिख ही नहीं रहे। रूट क्या लिखना, सबके रूट सबक्यूटेनियस है, जहां मुझे चेंज करना होगा वहां मैं बता दूंगा। तो इसको शॉर्ट एक्टिंग है, तो टाइम इसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है, मोटरसाइकिल के जैसे घिंग घिंग करने का टाइम लगता है।
तो 30 से 60, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, किक मारनी पड़ती है। तो 30 से 60 मिनट लगते हैं इसको ऑनसेट होने में। क्लियर है? कौन को? कंसंट्रेटेड इंसुलिन को ऑनसेट होने में एक्शन को कब चलाना था? 30 से 60 मिनट। 2 से 3 आवर्स में ये पीक पर होता है। क्लियर है? और 5 से 7 आवर्स इसका टोटल ड्यूरेशन होता है। क्लियर बच्चे? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। आपने कहा सर और बता दीजिए इसका कंसंट्रेट एग्जाम्पल। कंसंट मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। रेगुलर इंसुलिन का आप ध्यान सुनो, ये एकमात्र, ये से 5 स्टार बनाना मेरी तरफ से, ये ही वो इंसुलिन है जिस इंसुलिन को आईवी दिया जा सकता है। इसको आईवी भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस तो देते ही देते हैं, इससे आईवी भी दिया जा सकता है। रेगुलर इंसुलिन कैन यूज एज एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी। अब क्वेश्चन यही चेंज होता है कि सबक्यूटेनियस से देंगे तो क्या फर्क होगा और आईवी से देंगे तो क्या फर्क होगा। अगर मैं कहूं कि मैं इसे सबक्यूटेनियस डोज से दे रहा हूं या मैं इसे आईवी डोज से दे रहा हूं, इनमें चेंजेस कैसे आते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर आप इसे सबक्यूटेनियस देख रहे हो तो इसको एक्शन को स्टार्ट होने में 30 से 60 मिनट लग जाती है, हाँ या ना? और ये 2 से 4 घंटे के अंदर पीक पे पहुंच जाता है और ये 5 to 7 आवर्स रहता है टोटल ड्यूरेशन। ये सबक्यूटेनियस रूट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? अगर यही मैं आईवी रूट के द्वारा देता तो इसका पीक ऑफ एक्शन और इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता 10 से लेके 30 मिनट के अंदर। 10 से लेके 30 मिनट के अंदर इसका जो आईवी रूट है वो होता 15 से 30 मिनट। 15 से 30, मेरी बात सुनो, 10 से 30 में तो क्या हुआ? 10 से 30 में तो इसका एक्शन शुरू हुआ, 15 से 30 मिनट में ये पीक पे पहुंच जाती है। अरे हाँ है ना? और ये रहती कितना है ड्यूरेबल? दैट इज 30 to 60 मिनट, ज्यादा समय तक इफेक्टिव नहीं रहती। समझ में आया बच्चे? ये तब है जब आईवी रूट से दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दो टाइप की हो रही है, कंसंट्रेटेड इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन। कंसंट्रेटेड इंसुलिन हमेशा सबक्यूटेनियस दिया जाएगा, कभी आईवी नहीं दे सकता। जबकि रेगुलर को इंसुलिन को आईवी भी दिया जा सकता है और सबक्यूटेनियस तो देते ही देते हैं इंसुलिन को। बात यह है कि अगर आईवी दे रहे हो तो उसका एक्शन कैसे होगा और सबक्यूटेनियस दे रहे हो तो इसका एक्शन कैसे होगा। मैंने दोनों के एक्शन में डिफरेंस करके आपको बता दिया कैसे ऐसे होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? अब आपने कहा सर एग्जाम्पल बता देते, एग्जाम्पल में बता दूंगा, पर ये याद रखना, इतना डीप आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं। इसका एक एग्जाम्पल इंसुलिन U500। इंसुलिन U500 एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेटेड इंसुलिन। किसका है? कंसंट्रेटेड इंसुलिन। ठीक है बच्चे? और ह्यूमुलिन R, कौन सा बच्चे? ह्यूमुलिन R, ये एग्जाम्पल है किसका? रेगुलर प्रोटीन। किसका एग्जाम्पल है? रेगुलर प्रोटीन का। और भी बहुत से, टोरंटो है। समझ आ रहा है? तो ह्यूमुलिन R किसका है? रेगुलर। ये एग्जाम्पल बताया। और U500 दैट इज फॉर द शॉर्ट, सॉरी बीच में शॉर्ट एक्टिंग का कंसंट्रेटर होता है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ इंसुलिन भी डिस्कस? 2। दो इंसुलिन पढ़ा चुका हूं मैं, एक तो रैपिड एक्टिंग और एक शॉर्ट एक्टिंग। आई होप आपको दोनों चीज समझ में आ गए होंगे। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे, इंटरमीडिएट इंसुलिन। कौन सा बच्चे? इंटरमीडिएट इंसुलिन के बारे में बताइए, क्या क्या इसके सेंटेंस हैं, क्या क्या इसके अंदर हमको देखना है। इंटरमीडिएट इंसुलिन भी दो टाइप के होते हैं। आइसोफेन जिसे हम कहते हैं एनपीएच, ये इसके भी दो टाइप हैं, तो दोनों टाइप बता दीजिए। एक का नाम है आइसोफेन जिसको हम एनपीएच भी कहते हैं, और एक इसका है लेंटे। क्या नाम है? लेंटे या लेंट। ये है इसका एग्जांपल। दो टाइप के होते हैं इंटरमीडिएट। अब दोनों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पूछेगा वही आएगा, ऑनसेट यहाँ आएगा, समझो ऑनसेट आएगा और पीक आएगा और ड्यूरेशन आएगा। तो उसी के आधार पे याद रखना कि ये जो एनपीएच है इसका जो ऑनसेट है वो 1 से 2 आवर्स में होता है, 1 से 2 घंटे लगते हैं सोने में। इसका पीक जो है वो 8 से 12 घंटे में पहुंचता है और इसका ड्यूरेशन 18 से 24 घंटे तक होता है। दैट इज द आइसोफेनिया एनपीएच कहते हैं। ठीक है? लेंटे के बारे में बात करें तो इसका वही है, इसका ऑनसेट होता है 1 से 2 घंटे के अंदर, हाँ या ना? और इसका रहता है पीक 8 से 12 घंटे के अंदर और इसका ड्यूरेशन रहता है 18 से 24 घंटे तक। वही सेम होता है, पर फर्क समझिए, लेंटे को 2005 के बाद
अब इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिए, अब ये बनाया ही नहीं जाता, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता। कौन? आंसर है लेंटे, 2005 के बाद बनना ही बंद हो गया है। चलिए बच्चे, आपने कसन के एग्जाम्पल बता दो। एनपीएच का तो मैंने बता ही दिया आपको, एनपीएच ह्यूमिलिन एन कर दो इसको, हाँ या ना। लेंटे को क्या करना है? ह्यूमिलिन ह्यूमिलिन एल कर दो। तो ये इसके एग्जाम्पल है, आइसोफेन है, लेंटे है, दैट इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ इंसुलिन। दो टाइप के इंसुलिन होते हैं, एक आइसोफेन और एक लेंटे। लेंटे अब नहीं बनता, 2005 के बाद बनना बंद हो चुका। आई होप आपको मेरी बात इतनी क्लियर हो चुकी होगी। इंटरमीडिएट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। कौन सा है? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में क्या आता है बच्चे? सबसे पहले इसके टाइप बता दिए। इसके में हम 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तीनों याद रखिएगा, ठीक है। इसके 3 टाइप हैं, 1 बाई 1 करके देखते हैं हम तीनों के बारे में, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमको लग जाएगा बेसिक के साथ साथ, ठीक है। एक है इंसुलिन ग्लार्जिन। कौन सा बच्चे? इंसुलिन ग्लार्जिन, पहला टाइप लॉन्ग एक्टिंग का, ठीक है। अगला है डेटेमिर, डेटेमिर, ये है नंबर 2, समझ आ रहा है। नंबर 3 पे है अल्ट्रा लेंटे। कौन सा है? अल्ट्रा लेंटे। तो दीज ऑल आर द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। क्या कहते हैं बेटा? इसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। इसका ऑनसेट देखेंगे, फिर इसका पीक देखेंगे, और फिर इसका टोटल ड्यूरेशन देखेंगे 1 बाई 1 करके, ठीक है। गिलार्जिन जो होता है, याद रखिएगा, गिलार्जिन के बारे में एक लाइन हमेशा याद रखना, इसका ऑनसेट 1 आवर होता है। तो ऑनसेट क्या होता है? 1 आवर, हाँ या ना। और उसके बाद ये पीक कभी नहीं पकड़ता, ये कांस्टेंट रहता है, यानी इसमें पीक कभी नहीं आता। जैसा पहले ऑनसेट पे असर होता है, पूरे समय तक असर वैसा ही होता है। तो इसमें पीक एब्सेंट होता है गिलार्जिन के अंदर। तो ये कब तक टोटल ड्यूरेशन रखता है? 24 घंटे तक इसका असर रहता है, जो दैट इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। दोबारा सुनो, ऑनसेट इसका 1 घंटे में हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसमें पीक नहीं आता, पीक पॉइंट इसका आता ही नहीं। ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट रहता है तो 24 घंटे तक इसका असर एक जैसा रहता है। नो पीक पॉइंट इज अकर इन ग्लार्जिन। समझ आया? अच्छा, तो डेटेमिर के बारे में बता दीजिए। इसका जो ऑनसेट है वो 2 से 4 घंटे में होता है, हाँ या ना। और इसका जो पीक पॉइंट है, वापस से कोई पीक पॉइंट नहीं होता इसका डेटेमिर का, हाँ या ना। और इसको 24 घंटे तक इसका असर रहता है, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग। पर जो अल्ट्रालेंट है, इसका जो आता है ऑनसेट, वो 4 से 8 घंटे में होता है, और इसको पीक आने में 16 से 18 घंटे लगते हैं। और इसका टोटल ड्यूरेशन जो होता है वो 36 आवर होता है, दैट इज अल्ट्रालेंट। इसके बारे में भी याद रखना, 2005 के बाद ये भी नहीं बनता, अल्ट्रालेंटे भी अब मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता। So these all are the example of long acting insulin, 3 type of the glargine, detemir और ultralent। क्लियर है? एक चीज बस याद रखना, ग्लार्जिन को, इसके बारे में मैं स्टार बना देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसके बारे में। डू नॉट मिक्स विद अदर इंसुलिन। इसे कभी भी दूसरे टाइप के इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करते। इसे 5 स्टार बना लेना, मैं कह रहा हूं बुरे वक्त में काम आएगा, ठीक है। आपकी कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसे पढ़ो तो आपको लगे कि कुछ वर्थफुल मिला है। ऐसे नहीं कि आके मैं चला जाऊँ, आपको चीज़ें बिला इधर उधर कर दूँ, वैसे नहीं। कंसंट्रेट प्रॉपर होना चाहिए। तो टॉपिक के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट डिलीवर करने की। बस आपको इतना ही काम करना है कि आपको चैनल को फॉलो करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन उसको बजा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई क्लास मिस ना हो जाए, ठीक है। चलो, और कमेंट जरूर किया करें क्लास के बाद, क्योंकि कमेंट आपके जो है वो मोटिवेशन होते हैं, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो डू नॉट आपने कहा, ठीक है, मिक्स विद द अदर इंसुलिन, तो दूसरे इंसुलिन से कभी मिक्स नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के बाद आता है प्री मिक्स्ड। कौन सा आता है? प्री मिक्स्ड। अब प्री मिक्स्ड क्या होता है? मैंने बताया था आपको, प्री मिक्स्ड के अंदर हम लोग पहले से ही कंसंट्रेट को मिला, किस चीज़ों को मिला कर रखते हैं। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है कि ये मिलेंगे तो हो सकता है? तो इनके जो कॉम्बिनेशन है मिक्सिंग के, पहला कॉम्बिनेशन है एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन को मिलाया जाए। दूसरा कॉम्बिनेशन है एस्पार्ट और एस्पार्ट प्रोटामिन और एस्पार्ट को मिला जाए, एस्पार्ट प्रोटामिन
और एस्पार्ट को मिक्स किया जाए। और तीसरा है बच्चे लिस्प्रोप्रोटामिन और लिस्प्रो को ऐड किया, लिस्प्रोप्रोटामिन और लिस्प्रो को ऐड किया जाए। ये हैं 3 टाइप के, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इनमें भी हम ऑनसेट चेक करेंगे, पीक चेक करेंगे और ड्यूरेशन चेक। ठीक है बेटा, 1 बाई 1 ऑनसेट देखते हैं। एनपीएच और रेगुलर के ऑन मिक्सिंग की जो इंसुलिन है वो उसका ऑनसेट होने में कितना समय लगता है, तो इसको ऑनसेट होने में 30 से 60 मिनट लगते हैं। इसका जो पीक पॉइंट है वो पीक पॉइंट आने में 2 to 8 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 to 8 आवर्स। उसका टोटल ड्यूरेशन 24 आवर्स होता है। इसका भी 24 आवर्स होता है और इसका 22 आवर्स, ये याद रखना। ठीक है, इसको एस्पार्ट प्रोटामिन और एस्पार्ट के मिक्सर को ऑनसेट होने में कितना समय लगता है, तो 10 से 20 मिनट में ये ऑनसेट हो जाता है, जबकि लिस्प्रो वाला 5 मिनट के अंदर ऑनसेट हो जाता है, रैपिड एक्टिंग में आता है। क्लियर है बच्चे? इसको 2.5 घंटे लगते हैं एक्टिव पीक पॉइंट तक पहुंचने में। कितने घंटे? 2.5 घंटे लगते हैं, और इसको 2 घंटे लगते हैं पीक पॉइंट तक। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू डिस्कस अवर प्री मिक्स। इसमें मैंने बताया एनपीएच और रेगुलर का मिक्स किया जाए, एस्पार्ट प्रोटामिन और एस्पार्ट को मिक्स किया जाए, या फिर लिस्प्रो प्रोटामिन और लिस्प्रो को मिक्स किया। समझ आ रहा है बच्चे? पक्का? हम इतना समझ आपको बता चुके। तो ये सारे चीज़ें जो थी वो थी टाइप ऑफ इंसुलिन, और कैसे कैसे इनके पिक ऑफ एक्शन होते हैं, कैसे मिक्सिंग। क्वेश्चन यहाँ से बड़ा अच्छा बनता है, इसको 5 स्टार देखना कि मिक्सिंग कैसे करते हैं। अगर आपको मिक्स करना है, मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन आपने कहा कि मिक्स करना पड़ता है, तो इंसुलिन को मिक्स कर सकते हैं, तो इंसुलिन को जो मिक्स कर रहे हैं उसका तरीका बता देते हैं कैसे कैसे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, उस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। आपने देखा यहाँ 2 बाइल हैं, एक बाइल में एनपीएच है, कहाँ लिखा हुआ है मैं दिखा देता। एक बाइल में एनपीएच और एक बाइल में रेगुलर इंसुलिन। तो 2 बाइल हैं इंसुलिन, एक है एनपीएच और एक है रेगुलर। एनपीएच की जो बाइल है वो क्लाउडी होती है, जबकि रेगुलर की बाइल जो है वो क्लियर होती है। पहली चीज, क्वेश्चन आपसे ये कहा कि सर आपको 20 यूनिट एनपीएच और 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन एक सिरिंज के अंदर लेने हैं। 20 आपको ये बोला गया है, आपको बोला गया है कि आप 20 यूनिट तो क्या ले लीजिए, एनपीएच, और 10 यूनिट्स क्या ले लीजिए, आंसर है रेगुलर। अब इन्हें कैसे मिक्स करना है और कैसे सिरिंज में फिल करना है वो आप देख लीजिए कैसे करना है। तो उसी का मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। सपोज आपको एनपीएच कितनी लेनी है, 20 ml। आपने एनपीएच की बाइल ली, क्लाउड ये साफ दिख रहा है, मैंने कहा ठीक है 20 ml। 20 ml ये जो एयर है इसके अंदर कितनी ml, 20 ml एयर को इस बाइल में इंजेक्ट कर दो। और इंजेक्ट करते समय ध्यान रखना कि निडिल इंसुलिन में ना डूबी हो, निडिल इंसुलिन में ना डूबी हो। इसको ध्यान से देखो, इसको एरो को देखो, इंसुलिन नीचे रह गया और निडिल ऊपर है। समझ में आ रहा है? दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको एरो को छोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर कहाँ है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो देखो ध्यान से देखो, ये जो निडिल है ना ये ऊपर है, ये डूबी हुई नहीं है। किस में डूबी हुई नहीं है? ये इंसुलिन में डूबी हुई नहीं होती। तो 20 ml एयर को पुश कर दीजिए आप किसके अंदर, एनपीएच बाइल में, क्योंकि मुझे एनपीएच 20 यूनिट ही चाहिए था। क्लियर बच्चे? जितनी चाहिए एयर उतना ही आपको क्या करना है, जितना आपको इंसुलिन चाहिए उतनी आपको इसमें क्या इंसर्ट करना है, इतनी यूनिट क्या डालनी है, एयर। समझ आ रहा है बच्चे? जैसे यूनिट कर लीजिए, 20 यूनिट क्या डाल दिया हमने इसमें, एयर। ml यूनिट में जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए। इसके बाद 10 यूनिट्स आप इसमें क्या पुश कर दीजिए, एयर। 10 यूनिट पुश करिए किसमें, रेगुलर, क्योंकि आपको रेगुलर कितनी चाहिए थी, 10 चाहिए थी। इसमें भी सेम शर्त है कि निडिल जो है वो इंसुलिन में डूबी हुई नहीं होनी चाहिए। तो 10 यूनिट्स आपने क्या ले ली, इसमें एयर पुश कर दी, 10 यूनिट पुश कर दिया, और वापस से वही कहानी कि आपको इसमें निडिल को अंदर डिप नहीं करना इंसुलिन के अंदर। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद जब आप इसको निकालोगे, जब आपको सिरिंज भरनी होगी, तो पहले आप रेगुलर को भरिएगा।
पहले जो खींचते हैं वो 10 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन को खींचना, उसके बाद उस साइड में रख के अगली बाइल से 20 यूनिट इंसुलिन जो एनपीएच है उसे लेना, तो टोटल हो जाएगा 30 यूनिट। अब समझिए, हवा पहले पुश करते हैं एनपीएच में और निकालते पहले रेगुलर है। तो तरीका देख लीजिए कि जितनी यूनिट्स आपको चाहिए इंसुलिन की उतनी यूनिट एयर पुश कर देते हैं किसके अंदर, पहले एनपीएच के अंदर, और फिर हम पुश करते हैं रेगुलर इंसुलिन वायल के अंदर। दोनों कंडीशन में जो निडल है वो टच नहीं करनी चाहिए इंसुलिन के लिक्विड के साथ। जब दोनों में आप एयर पुश कर देते हो तो पहले क्लियर वाली बाइल से क्या लीजिएगा, आप इंसुलिन लीजिएगा 10 यूनिट्स, जो कि कहा है पहले, जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, पहले रेगुलर इंसुलिन भरी जाएगी, उसके बाद भरी जाएगी एनपीएच। एनपीएच भरा और रेगुलर भरा दोनों को जोड़ के जो यूनिट आ रहा है इस सिरिंज में उतनी यूनिट इंसुलिन है। समझ आया बच्चे? बहुत ईजी है ये, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कि सर हम ये बताओ कि इंसुलिन यूज क्यों कर रहे हैं, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। तो अगर मैं इंसुलिन को बॉडी में यूज कर रहा हूं तो इसके पीछे कुछ फायदे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसकी कुछ मैकेनिज्म होगी। हाँ, कौन कौन सी मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि जो इंसुलिन होता है दैट प्रमोट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये बढ़ा देता है, प्रमोट्स सेलुलर अपटेक ऑफ, इसका आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को बढ़ा देता है, ये पहला फायदा है। दूसरा बता दीजिए, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। याद रखिएगा, आपने कहा ग्लूकोज के, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और नंबर थर्ड पे क्या करता है, नेक्स्ट पे मूव पोटेशियम इनटू सेल, मूव पोटेशियम इनटू सेल, ये ब्लड के पोटेशियम को सेल में डाल देता है ग्लूकोज के साथ, अकेला नहीं, ग्लूकोज के साथ। तो अगर किसी क्लाइंट को हाइपर कैलेमिया है तो हाइपर कैलेमिया का एंटीडोट इंसुलिन होता है, बट वो दिया जाता है ग्लूकोज के साथ, क्योंकि खाली इंसुलिन दे दोगे तो वो पोटेशियम को तो ब्लड से निकाल के सेल में डाल देगा, पर साथ के साथ वो क्या करेगा, वो ब्लड से ग्लूकोज को भी कहाँ डाल देगा, सेल में डाल देगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इसलिए अगर हाइपर कैलेमिया है किसी को तो उसका एंटीडोट जो दिया जाएगा वो इंसुलिन के साथ क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये इस इंसुलिन के एक्शन है जो हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। बात ये नहीं कि वो एग्जाम में ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं पूछे जाते, तो फिर वो पूछेगा क्या एग्जाम में, एग्जाम में आपसे पूछेगा नर्सिंग की एडमिनिस्ट्रेशन के समय रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो नर्स के काम है वो पूछेगा। इसलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 5 स्टार बना के लिखते जाइएगा कि नर्सिंग केयर, और कब, एट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को देते समय क्या क्या सावधानियों नर्सिंग केयर दी जानी चाहिए, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं, मैं लिखूंगा नहीं इस पॉइंट को, अब आप ही लिखोगे, तो आराम से मैं बोलता जा रहा हूँ धीरे धीरे, वो आप सुन लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है कि इंसुलिन देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि एडजस्ट द इंसुलिन डोज टू मीट इंसुलिन नीड, इंसुलिन का जो डोज है वो कम ज़्यादा हो सकता है, एडजस्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, पर एडजस्ट करना आपको है। तो अगर पहला पॉइंट हो गया, एडजस्ट द इंसुलिन डोजेस टू मीट द इंसुलिन नीड, जितना बॉडी में इंसुलिन की जरूरत है उसके हिसाब से आप एडजस्ट करिए, किसको, इंसुलिन को, डोज को, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? ओके, आफ्टर द फर्स्ट, सेकेंड वन इज द डोज कैन बी इंक्रीज, डोज बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाते हैं, डोज बढ़ाने की रीजन देखो, या तो आपकी डाइट में हाई कैलोरी है, इन्फेक्शन है आपको तो इंसुलिन का डोज बढ़ाया जाएगा, स्ट्रेस आपको ज़्यादा है तो इंसुलिन का डोज बढ़ाया जाएगा, ग्रोथ आपकी ज़्यादा हो रही है तो इंसुलिन का डोज बढ़ाया जाएगा, और आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, तब डोज बढ़ाया जाता है। तो डोज बढ़ाने के कौन कौन से रीज़न हैं, मैंने सब बताया कि या तो आप कैलोरी इंटेक ज़्यादा कर रहे हो, या फिर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है, या आपको किसी बात का स्ट्रेस है तो मुझे ज़्यादा चाहिए इंसुलिन, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो भी मुझे इंसुलिन ज़्यादा चाहिए, हाँ या ना, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मेरे को इंसुलिन ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन चेंज, इंसुलिन कम कब होता है,
वेयर द नीड ऑफ इंसुलिन डिक्रीज, इंसुलिन की जरूरत कब कम पड़ जाती है, पहले में आपको याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम पड़ जाती है। आपने कहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों कम पड़ जाती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिला वैसे ही प्रॉपर खाना नहीं खाती, ग्लूकोज की बॉडी में ऑलरेडी कमी होती, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में महिला को मॉर्निंग सिकनेस होता है, तो बॉडी में उतना कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है, इसलिए आपको इसमें इंसुलिन नॉर्मल से कम देनी पड़ती है। मेरी बात ध्यान सुनना, इंसुलिन का डोज कम किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बढ़ाया जाता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। पक्का? ठीक। तो ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। क्लियर? डोजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट बताओ और इसके बारे में क्या जानना है? जब आप किसी को इंसुलिन, जब आप इंसुलिन दे रहे हो तो एंश्योर एडुकेट ग्लूकोज इज अवेलेबल एट द बेड टाइम, एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ इंसुलिन। याद रखना, इंसुलिन के एक्शन के समय और इंसुलिन के पीक टाइम के समय आप पेशेंट के बेड साइड ग्लूकोज रेडी रखोगे। आपकी जिम्मेदारी है, जो नर्सिंग ऑफिसर, ग्लूकोज शुड बी अवेलेबल एट द बेड साइड एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ इंसुलिन एंड पीक एक्शन ऑफ इंसुलिन। दोबारा बोल रहा हूं बहुत स्लोली, ध्यान सुनना। वी शुड अरेंज द एडुकेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एट द बेड टाइम, एट द बेड साइड, एट द बेड साइड ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ इंसुलिन एक्शन और पीक एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के पीक एक्शन के समय या ऑनसेट होते समय आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वहां रेडी रखो ग्लूकोज, क्योंकि अगर है, हो सकता है कि डोज ज़्यादा हो जाए और क्लाइंट सडनली हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाए, तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, इसलिए हमेशा हम तैयार रखते हैं ग्लूकोज। 3 पॉइंट क्लियर हुए? ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखिए और बताओ, व्हेन मिक्सिंग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन विद द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जब आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को मिलाते हो तो पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन खींची जाती है सिरिंज में, उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग आती है। पहले क्या था उधर, पहले रेगुलर थी, उसके बाद एनपीएच है। अगर शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग की मिक्सिंग होनी है तो पहले जो ड्रॉ होगी वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रॉ होगी, उसके बाद जो ड्रॉ होगी वो लॉन्ग एक्टिंग होगी। तो आपसे पूछा जाए, लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे, शॉर्ट एक्टिंग पहले आती है, ड्रॉ किया जाता है, और जो लॉन्ग एक्टिंग होती है उसे बाद में करते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। तो बाद में जो खींचते हैं सिरिंज में वो लॉन्ग एक्टिंग होती है। क्लियर है? ठीक है। क्यों कर रहे हो ऐसा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दिस थिंग शुड बी प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ सम लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन इनटू द शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन। कभी भी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में मिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं समझा नहीं, वो मेरा काम है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अगर तू पहले लॉन्ग एक्टिंग ले लेता, इंसुलिन ले लिया तूने, फिर तू उससे शॉर्ट एक्टिंग लेता, तो हो सकता है कुछ डोज लॉन्ग एक्टिंग का शॉर्ट एक्टिंग की बाइल में मिक्स हो जाता। अगर वो मिक्स हो जाता तो याद रखना उसके सब्सिक्वेंट यूजेज आते, यानी कोई उसके एक्सीडेंटली उसके जो मिक्सिंग हुई है उसके साइड इफेक्ट आते, या उसकी पेटेंसी या एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता। दोबारा सुनो, शॉर्ट एक्टिंग पहले खींचते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बाद में खींचते। लॉन्ग एक्टिंग बाद में इसलिए खींचते हैं क्योंकि अगर पहले लॉन्ग एक्टिंग खींच लेते तो बाद में शॉर्ट एक्टिंग खींचते समय लॉन्ग एक्टिंग की जो इंसुलिन है वो कुछ बाइल में चली जाती शॉर्ट एक्टिंग वाले में, जिससे शॉर्ट एक्टिंग वाइल की जो वैक्सीन है, जो इंसुलिन है, वो उसके फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होते, एफिशिएंसी कम हो जाती। इसलिए पहले हम लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग, उसके बाद लेते हैं लॉन्ग एक्टिंग के मिक्स होने की संभावना ही खत्म। आपने कहा था सिरिंज में भी तो मिक्स हो रहे हैं, सिरिंज में मिक्स नहीं हो रहे, अब आप इंसर्ट करने जा रहे हो, अब बॉडी में जाके होगा। अगर वो बायल में लंबे समय तक रखा रहता तो जाके दिक्कत होती। क्लियर बच्चे? ओके। अगर किसी के इंसुलिन बायल में सस्पेंशन आ गए हैं तो आप उसको दोनों हथेलियों के बीच में मिलके ऐसे आराम से डिस्पर्स कर दीजिए इंसुलिन को। ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चे? और ये पहले कर लेना विड्रॉ करने से पहले। इफ द सस्पेंशन आर प्रेजेंट इन द बाइल, द रोटेटिंग द बाइल बिटवीन द पाम, and when the suspension is disappear, you withdraw the insulin into the syringe। फिर आप इंसुलिन को विड्रॉ कर लीजिए सिरिंज के अंदर, पर तब तक मत करना जब तक कि वो जो सस्पेंशन है वो चले ना जाए। सस्पेंशन का जाना बहुत जरूरी। कितने पॉइंट हो गए बच्चे? 5 पॉइंट याद रहेंगे? ठीक है। 6वें नंबर पे और बताओ क्या करना है कि एनपीएच इज प्री मिक्सड इंसुलिन शुड अपीयर क्लाउडी। याद रखना कि एनपीएच और पहले से दो टाइप के,
एक तो एनपीएच क्लाउडी होता है, एक प्री मिक्स्ड इंसुलिन भी क्लाउडी होती है। तो दोनों ही इंसुलिन क्लाउडी होते हैं। कौन कौन से? एक तो एनपीएच और एक प्री मिक्स्ड। ये दोनों इंसुलिन कैसे होते हैं? क्लाउडी होते हैं। कैसे होते हैं? क्लाउडी। याद रहेगा। आपने कहा ठीक है, डू नॉट एडमिनिस्टर अदर इंसुलिन इफ दे आर क्लाउडी और एनी इंसुलिन दैट आर डिसकलर्ड इफ प्रेसिपिटेट प्रेजेंट। याद रखना कि अगर किसी भी इंसुलिन क्लाउडी चलेगा, क्लाउडी में प्रॉब्लम नहीं है, बट डिसकलर्ड नहीं होना चाहिए। डिसकलर्ड नहीं होना चाहिए, याद रखना। क्लाउडी इज ओके बट डिसकलर्ड इज नॉट ओके। तो डिसकलर्ड इंसुलिन इंजेक्ट नहीं किए थे, आप क्लाउडी को इंजेक्ट कर सकते हो क्योंकि होती एनपीएच क्लाउडी है। चलिए बच्चे, ठीक है। अगला पॉइंट बताओ। एडमिनिस्टर आपको अगर देनी है तो लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन और रेगुलर इंसुलिन, आप इनको, मेरी बात सुनो, मैं बता दूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन के रूट पूछेगा आपसे। तो जो इंसुलिन है इसके रूट बता देता हूं। 3 रूट मान लीजिए। आपने कहा तीसरा कहाँ आ गया? लिख लो। सबक्यूटेनियस तो होता है, वो सबको पता है, सबक्यूटेनियस तो होता ही। एक होता है कंटिन्यूअस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन और एक होता है आईवी। अभी अभी मैं बोल के गया हूं, आईवी ओनली रेगुलर इंसुलिन होती, अरे हाँ है ना। और बाकी की रेस्ट ऑफ इंसुलिन या तो सबक्यूटेनियस जाएंगी या कंटिन्यूअस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन जाएंगी। रिमेनिंग ऑल इंसुलिन, बाकी की जो इंसुलिन है वो जाएंगी सबक्यूटेनियस या कंटिन्यूअस सबक्यूटेनियस, क्या चीज बच्चे? इन्फ्यूजन। सिर्फ रेगुलर वाली है वो आईवी चाहिए। तो याद रहेंगे, पक्का? ओके। और बताओ सर। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू द एडमिनिस्टर्ड, समझिए, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू द एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियस इंसुलिन ऑन जनरल एरिया। याद रखिएगा, आपको अलग अलग एरिया पे इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन की रेट अलग अलग होती है। एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग, कितने पॉइंट बेटा बता चुका मैं? 7। ये है 8वां। तो एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ इंसुलिन is different at different साइट। अलग अलग साइट पे अलग अलग इंसुलिन एब्जॉर्ब अलग अलग स्पीड से होता है। आपने क्या एग्जांपल बता दीजिए। याद रखना कि दैट द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ सबक्यूटेनियस रूट इज इंक्रीज फ्रॉम द थाइज टू द अपर आर्म टू द एब्डोमेन। ये बढ़ता जाता है, थाइज पे ज्यादा होता है, थाइज थाइज से कम, थाइज पे ज़्यादा होता है पर आर्म से कम होता है, एब्डमन से कम होता है। तो अलग अलग रेट पे, एब्डमन में ज़्यादा, आर्म में उससे कम, थाइज में उससे कम, तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन अलग अलग रेट पे होंगे। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने कहाँ पे साइट चुना है सबक्यूटेनियस देने का इंसुलिन। समझ में आ रहा है बच्चे? याद रखेगा इतना, ठीक है। अब वो पूछेगा कि सर ये जो सिरिंज है, ये जो सिरिंज है इसके बारे में बताओ। इंसुलिन की सिरिंज आती है, हाँ। याद रखना, इंसुलिन स्पेसिफिक सिरिंज आती है। इंसुलिन इंसुलिन स्पेसिफिक सिरिंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर U100 देना है, U100 देना है, तो आप इसकी सिरिंज आती है U100 सिरिंज। अगर आपको U100 इंसुलिन देना था तो इसका जो सिरिंज आता है वो U100 होता है। अगर आपको U500 इंसुलिन देना है तो इसकी सिरिंज आती है U500। तो मैंने तुमसे कहा था इंसुलिन के हिसाब से सिरिंज आती है, ठीक है बच्चे? क्लियर है? हाँ। इंसुलिन सिरिंज की जो निडल होती है, इंसुलिन सिरिंज की जो निडल होती है उसकी एप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। एप्रोप्रिएट लेंथ कैसे होनी चाहिए वो देखते हैं। तो बच्चे एप्रोप्रिएट लेंथ, एप्रोप्रिएट जो लेंथ है वो कैसी? ना बहुत छोटी हो
ना बहुत छोटी हो ना बहुत ज्यादा बड़ी हो। समझ में आ रहा है? देखो, इंट्राडर्मल 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 की जो निडल होती है वो सबसे छोटी होती है। इससे बड़ी जो आती है वो सबक्यूटेनियस की आती है, और इससे बड़ी जो आती है वो आईएम की। ऐसे देख लीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ निडल शुड बी अप्रोप्रिएट। उतनी बड़ी भी ना हो जितना आईएम की होती है, पर उतनी छोटी भी ना हो जितना इंट्राडर्मल की। सबक्यूटेनियस की निडल बीच की सी आती है। समझ आ रहा बच्चे? तो दैट द थिंग वी हैव टू डिस्कस। आपने कहा और बताओ सर। सर एक क्वेश्चन बचता है क्या कि आप ये बताओ स्टोरेज कैसे करते हैं इंसुलिन का। स्टोरेज ऑफ इंसुलिन, देखो मैं वो बता रहा हूँ जो नर्सिंग एस्पेक्ट के लिए जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स, मेरा काम वो नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि नर्सिंग एस्पेक्ट के लिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, और वो कभी नहीं पूछेगा कि इंसुलिन की मैकेनिज्म समझाओ, गारंटी है। कैसे पूछ सकता है? एमसीक्यू आते हैं। तो नर्सिंग एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज होना बहुत जरूरी है। अनओपन्ड बाइल, जिसे आपने ओपन ही नहीं किया, सिंगल टाइप इंसुलिन मिक्स नहीं है, एक ही बाइल में एक ही प्रकार की है, तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखिए एक्सपायरी डेट तक। 2 साल 3 साल जितना भी रख सकते हो रखो, जो उसकी एक्सपायरी डेट है आप रख सकते हो। तो पहली शर्त इसमें यह कि अनओपन्ड, जिसे ओपन ही नहीं किया गया, अनओपन सिंगल टाइप, यानी एक बाइल में एक ही टाइप की इंसुलिन है, सिंगल टाइप इंसुलिन। इसे प्रिजर्व स्टोर किया जा सकता है इन रेफ्रिजरेटर अप टू एक्सपायरी डेट। जितनी एक्सपायरी डेट होती है, 4 महीने 4 साल जो भी, तब तक आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये है नंबर फर्स्ट कंडीशन। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट और हमें क्या करना चाहिए, अगर बाइल इज प्री मिक्स्ड, अगर बाइल पहले से प्री मिक्स्ड इंसुलिन है, सिंगल इंसुलिन नहीं है, प्री मिक्स्ड इंसुलिन, अगर बाइल अनोपन है और प्री मिक्स्ड इंसुलिन है, इसे स्टोर कर सकते हैं अप टू 3 मंथ। इसको 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। अनओपन, ये भी ओपन नहीं हुई पर प्री मिक्स्ड है। क्लियर? नेक्स्ट। और बताओ सर, अगर इंसुलिन प्रीमिक्स है, इन सिरिंज है, बाइल में नहीं है, इन सिरिंज है। ओके, इंसुलिन आपने मिक्स की, इंसुलिन आपने मिक्स, इंसुलिन प्रीमिक्स इन सिरिंज, सिरिंज में ही है, अभी तक यूज में नहीं आई पूरी, तो आप इसे स्टोर कर सकते हो 1 to 2 वीक। बट याद रखना, जब स्टोर करो सिरिंज को तो निडल ऊपर की तरफ होनी चाहिए। द सिरिंज शुड बी केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन, निडल्स पॉइंटिंग अपवर्ड। यूं मत रखना, यूं रखना है। ठीक है, तो एक मैं लिख देता हूं बेसिक, वैसे तो आपको याद रखना है पर फिर भी वर्टिकल रखना है। वर्टिकल होगी सिरिंज एंड निडल टुवर्ड अप, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट, स्टोर द बाइल दैट इज यूज एट द रूम टेम्परेचर, अवॉइड proximity टू द सनलाइट एंड इंटेंस हीट, और डिस्कार्ड आफ्टर 1 मंथ। अगर आपने कोई बाइल है जो आप रूम टेम्परेचर पर यूज करते हो या स्टोर करते हो, तो आप रूम टेम्परेचर स्टोर कर सकते हो। हाँ, कैसे? ध्यान सुनो, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, आपने कहा ठीक है, बट अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना। ठीक है, और फिर आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हो आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने तक तो खराब ना हो रूम टेम्परेचर पे भी, बट अनकैप्ड होनी चाहिए, सिंगल टाइप इंसुलिन, प्री मिक्स्ड ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, दैट इज़ फॉर द इंसुलिन। आई होप आपको इंसुलिन में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। पक्का? एक चीज़ और जो लेटेस्ट मुझे याद आ रही है वो भी सुन लीजिए। इंसुलिन, इनहेल्ड ह्यूमन इंसुलिन भी आ गई है।
इनहेल्ड यानी इनहेल की जा सकती इंसुलिन, इनहेल्ड ह्यूमन इंसुलिन। याद आ गया तो बता रहा हूँ। इनहेल्ड ह्यूमन इंसुलिन भी अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में आती, ये ड्राई पाउडर फॉर्म में आती। ठीक है बच्चे, ये आपको ध्यान में रखना। तो दैट इज द थिंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन से संबंधित जो भी पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। क्लियर बच्चे? आई होप आपको कोशिश है कि सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो आपको एग्ज़ाम में काम आ जाए और नर्सिंग एस्पेक्ट के हिसाब से बताई हैं। एक चीज़ और याद रखना कि जब आप किसी को आईवी दे रहे हैं इंसुलिन, आईवी इंसुलिन दे रहे हैं, तो इंसुलिन जो आईवी का जो ट्यूब होता है, आईवी का जो ट्यूब होता है उससे बाइंड हो जाता है, इंसुलिन बाइंड विद द ट्यूबिंग। तो आप ये मान के चलिए कि 50 ml तो वेस्ट मान लीजिएगा उस सिरिंज के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसमें से 50 ml तो वेस्ट ही काउंट करना आप, या पहले वेस्ट निकाल देना उसमें। मैं समझ में नहीं आया। जैसे कि आपने किसी सॉल्यूशन में इंसुलिन डाल दिया और इंसुलिन को चालू कर दिया, तो 50 ml पहले निकाल देना। क्यों ऐसा हम बोलते हैं कि 50 ml वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसुलिन इंसुलिन बाइंड हो जाती है ट्यूब के साथ, इंसुलिन बाइंड हो जाती है ट्यूब के साथ, तो इसका जो वेस्ट है वो 50 ml तो मानना ही मानना है कि 50 ml तो वेस्ट होगा ही होगा। 50 ml में जितनी इंसुलिन यूनिट है वो आप मान लीजिए कि वो तो नहीं लगी, तो इतना एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कि 500 ml है, मैं बताऊँ 500 ml लिक्विड था, उसमें आपने 100 यूनिट क्या डाल दी? इंसुलिन। ये किया ना आपने? मैंने कहा ठीक है, तो 1 ml में तो 1 ml में कितना? 1 यूनिट 1 यूनिट इंसुलिन कितने ml में है? 5 ml के अंदर है। तो 50 ml वेस्ट है, यानी 5 यूनिट वेस्ट हो गई हैं, तो 5 यूनिट एक्स्ट्रा दे देना। तो मैं समझ में आया जो मैंने कहा? हाँ, क्योंकि बाइंड होती है इंसुलिन ट्यूब के साथ। अगर आपने 500 ml लिक्विड में डाला है 100 यूनिट इंसुलिन, तो ये मान लीजिएगा कि 5 ml के अंदर 1 यूनिट और 50 ml वेस्ट होना है, तो 50 ml में कितनी यूनिट वेस्ट हो जाएंगी? 5। तो 5 इंसुलिन एक्स्ट्रा दे देना। इतना कहना चाह, आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हॉस्पिटल में काम आएंगी, नॉरसेट में काम आएंगी, सीएचओ में काम आएंगी। क्लास को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर देखने के लिए वीडियो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करके जाइएगा और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। टेक केयर, गुड नाइट, खुदा हाफिज़।